हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो वीडियोस के जो पॉइंट हैं मेडिकल लाइन से रिलेटेड आपको मैंने बोला था कि मैं कुछ वीडियोस अपलोड करूँगी। तो उसी के रिगार्डिंग जनरल जो पॉइंट्स है वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। ओके। सो सबसे पहला पॉइंट हमारा ब्लड शुगर, जो कि बेसिक है कि कितनी रेंज में होना चाहिए। ये मैं आज टॉपिक है हमारा कि किसका कितना वैल्यू होना चाहिए जनरल। तो यही पता होगी तभी हम इवेलुएट करेंगे क्या है इसको, डिजीज क्या है, क्या कौन से कितने परसेंटेज भी चल रही बीमारी। ओके। तो सबसे पहला पॉइंट है ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो कि 70 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है जब हम फास्टिंग ब्लड शुगर का लेवल चेक करते हैं। जब हम आफ्टर मतलब मील नहीं खाया हमने, ब्रेकफास्ट के टाइम, ब्रेकफास्ट के पहले हमने यदि मेजर किया है ब्लड लेवल शुगर का, तो वो आता है 70 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो ये क्या है, नॉर्मल है। यदि यही रेंज 70 to 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ रही है और ये आफ्टर मील आ रही है, मतलब खाना खाने के 2 घंटे बाद हमने चेक किया ब्लड शुगर, तो ये 70 to 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में आ रही है, तो ये भी नॉर्मल है। ये कोई ज़्यादा नहीं है। ओके, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब ये रेंज 100 to 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में आती है। जब भी हम फास्टिंग में ये चेक करेंगे ये चीज़, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये क्या प्री डायबिटिक में आ जाता है। और 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होती है तो ये हम डायबिटिक बोल सकते हैं इसको। हम इसका ट्रीटमेंट लेने की हमें ज़रूरत है एंड हॉस्पिटल जाने की, फिर इसका चेकअप और करवाना होगा आपको। ओके। सो ये तो हमारे क्या है, ब्लड शुगर के लेवल है जो हमने बता दिए, 4 पॉइंट्स बता दिए। तो अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, ब्लड प्रेशर। जो कि होता क्या है ब्लड प्रेशर, आपको सभी को पता होना चाहिए कि वर्ड से समझ में आ रहा है कि जो अपनी वेसल्स होती हैं उनके ऊपर जो प्रेशर लगता है, लेटरल प्रेशर लगता है, जब वो फ्लो करती हैं, तो ये तो जो प्रेशर लगता है ना, इसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। जो कि आपने 120 to 80 एम एम एच होता है, ये जनरल होता है। जनरल बेसिक डाटा है ना, 120 to 80 होता है। तो 120 को बोलते हैं हम सिस्टोलिक एंड 180 को बोलते हैं हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक का मतलब है जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ब्लड को मतलब जब भेज रहा है, वेंट्रिकल से जब निकल रहा है, तो उस टाइम जो डाटा होता है हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। 120 होता है जो कि नॉर्मल। और 80 जब हार्ट रिलैक्स हो जाता है, पंप नहीं कर रहा होता है, उस टाइम जो मेजर करते हैं उसको 80, उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ओके। जो अब ये वैल्यू 130/85 एम एम ऑफ एच जी तक चला जाता है, तो इसको भी हम नॉर्मल ही बोलेंगे। क्योंकि कभी कभी ये डाटा अब 1-2% ऊपर हो तो आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी मैकेनिकल इशू भी आ जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट भी ख़राब हो सकते हैं। तो 132 यदि 85 के बीच में आ रही है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है, बट इतना घबराने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम खुद कंट्रोल में कर सकते हैं इतना बीपी तो, जो कि जनरल होता ही है इतना तो। ओके। फिर आती है 140 to 90, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो ये इसको हम बोल सकते हैं प्री हाइपरटेंसिव वाला बोल सकते हैं, मतलब ये स्टार्टिंग हो गई है बीपी की। मतलब ये बीपी बोल सकते हैं इसको अच्छे से, हम बीपी बोल सकते हैं। तो इसको हम 3 दिन में 2 या 3 बार हम इवेलुएट करेंगे, हम जांच करेंगे इसकी कि इसको बीपी है सुबह मॉर्निंग में एंड नाइट में, और 2-3 दिन तक ऐसे चेकअप करेंगे। तो यदि इसी रेंज में यदि आ रही है 140-90, तो वो ये इसको बीपी है, तो इसको आप चेकअप कराना ज़रूरी है। ओके। और ट्रीटमेंट लेना भी ज़रूरी है। और 150 to 95 के बीच में आ रही है तो ये तो आप क्लियर ही हो रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है, बीपी हाई बीपी को सिखा रहा है ये बंदा। तो आपको ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, जो कि आपको ये भी पता करना ज़रूरी है कि और भी टेस्ट करवाने पड़ेंगे कि ये हो किस वजह से रही है बीपी। तो इसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना ही होगा। ओके। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आता है पल्स रेट, जो कि काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि एक जनरल जो पर्सन होता है उसके अंदर कैसा अपना हार्ट काम कर रहा है, इसको हम देख सकते हैं पल्स रेट से। जो कि अच्छा सबसे बेस्ट जो मानते हैं हम 72 बीट पर मिनट होता है, जो काफ़ी मतलब आपको बता सकते हैं कि ये मतलब मिल तो जाएगा बट बहुत कम मिलेगा। 72 मिले ना मिले, बट 62 यदि 80 पर मिनट मिल रहा है तो ये भी काफ़ी नॉर्मल रेंज है। और ये जनरली यही मिलता है 60 to 80 के बीच में। और 72 बीट पर मिनट तो जनरल है ही, बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी पर्सन में मिलेगा ये आपको। और 90 to 120 के बीच में यदि ये डाटा मिल रहा है तो ये थोड़ा सा हाई है, तो थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, आगे ट्रीटमेंट लेने की भी ज़रूरत है और जांच करवाने की ज़रूरत है।
फिर हमारा फोर्थ पॉइंट आता है टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है। तो बॉडी का टेम्परेचर होता है जो कि हम डिग्री सेल्सियम फ़ारेनहाइट दोनों में मेजर करते हैं, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है एंड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जो कि जनरल आजकल हम जो यूज में ले रहे हैं जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसको बॉडी टेम्परेचर को जो मेजर करने के लिए, उसको बोलते हैं हम थर्मामीटर, जो कि फ़ारेनहाइट में मेजर करता है। तो इसकी वैल्यू यदि हमें कितनी 92 से ले लो आप, 92 से यदि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मिल रहा है तो ये जनरल है, मतलब ये अच्छी वैल्यू है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसको। और यदि 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से अभी थोड़ा सा भी ज़्यादा मिलता है तो ये इसको फीवर है। और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो ये तो आपको पता है हाई फीवर है। तो आपको इसका मेडिसिन वगैरह जो भी है चेकअप करना पड़ेगा, आगे हॉस्पिटल में ले जाना। तो ये मैं आपको सिर्फ डाटा बता रही हूँ कि इतना किसके ऊपर कितना होता है, तो किस में ध्यान देना ज़रूरी है। फिर आता है हमारा ऑक्सीजन लेवल, जो कि ऑक्सीजन लेवल हम ऑक्सीमीटर से ही हम, जो कि इंस्ट्रूमेंट है ऑक्सीमीटर, जो कि फिंगर में हम लगा के यूज में लेते हैं, तो इससे हम मेजर करते हैं कि ऑक्सीजन कितना है, ब्लड में ऑक्सीजन कितना लेवल है। तो इसका 94 तो आपको जनरल बोल सकते हैं हम, 94 जनरल मिल जाता है। फिर भी यदि ये 90 से 93 के बीच में मिल रहा है तो थोड़ा कम है ये। और यदि 95 टू लेके 100 तक मिल रहा है तो ये काफ़ी अच्छा है, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल है वो 900 तक यदि मिल रहा है तो 95-100 तो ये काफ़ी अच्छा लेवल है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और 90 टू 93 है तो थोड़ा सा कम है। यदि 80 तक आ चुका है तो आपको दिखाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में एडमिट ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ऐसी सिचुएशन आती है, सीओपीडी वगैरह काफ़ी डिजीज है, रेस्पिरेटरी डिजीज जिनके अंदर ऐसा हो जाता है, तो आपको आईसीयू में एडमिट करवाना होगा। फिर हमारा पॉइंट आता है ब्लड का पीएच। ब्लड पीएच कितना होता है, नॉर्मल होता है 7.4 होता है। फिर आता है हमारा ब्लड वॉल्यूम क्या होता है, ब्लड के अंदर कितना वॉल्यूम होता है, जो कि अपनी बॉडी है उसका 7% बॉडी वेट होता है, उसका 7% जो होता है वो ब्लड ही होता है अपना। तो हाँ, तो उसके अंदर ब्लड के अंदर 3 सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, जो कि इंपॉर्टेंट सेल्स है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है। रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, क्या वर्क करती हैं, इतना मैं आपको थोड़ा थोड़ा जनरल बता देती हूँ। ओके, आरबीसी का पहले सबसे पहले वैल्यू देख लेते हैं कितना होता है, फीमेल और मेल दोनों में अलग अलग होता है। तो आरबीसी का 5.5 मिलियन यदि है पर एम एम क्यूब, 5.5 मिलियन पर एम एम क्यूब है तो ये मेल्स में होता है डाटा। और यदि ये 4.5 टू लेके 5.5 मिलियन पर एम एम क्यूब है तो ये होता है फीमेल्स में, क्योंकि फीमेल में थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, फिर डब्ल्यू बी सी पे आते हैं। डब्ल्यू बी सी का डाटा होता है 6000 टू 8000 तक आ रहा है, मतलब 6 पर एम एम क्यूब भी आता है आर बी सी डब्ल्यू बी सी में, दोनों में सेम यूनिट होती है। तो ये जनरल डाटा बता रही हूँ जो कि इसके बीच में होना चाहिए। और प्लेटलेट्स की जो होती है 1.4 टू लेके 4 लेख तक मान सकते हैं हम, ये जनरल बेसिक है, जो कि इतना डाटा है तो जनरल है, वैसे नॉर्मल है। तो ये इनसे ऊपर नीचे होने पे कौन सी कंडीशन में ऊपर नीचे हो जाता है, तो हीमोग्लोबिन और देख लेते हैं, हीमोग्लोबिन कितना होता है। हीमोग्लोबिन 13.5 से लेके 17.5 यदि है ग्राम पर डेसीलीटर है तो ये मेल में मिलेगा। और 12.5 से लेके 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर है तो ये फीमेल में मिलेगा, थोड़ा कम होता है डाटा। ओके, तो आरबीसी क्या फंक्शन करती है, आरबीसी अपने बॉडी में जो ऑक्सीजन को ले जाती है, ऑर्गन्स तक पहुंचाती है, तो उसका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को, वो आरबीसी करती है। तो डब्ल्यूबीसी आपको पता है इम्यूनिटी बूस्ट करती है, बॉडी में इम्यूनिटी को बनाए रखती है। प्लेटलेट्स क्लोटिंग करती है बॉडी में, कहीं पे भी कुछ भी मैकेनिकल ट्रॉमा कुछ भी हो जाता है हमें, तो क्लोट जो बनाती है उसको हम बोलते हैं, क्लोटिंग का काम जो करती है वो करती है हमारी प्लेटलेट सेल्स। तो आरबीसी कब बढ़ती है कब डाउन होती है, आरबीसी बढ़ जाती है जैसे हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया है और आरबीसी बढ़ गई, आरबीसी घट जाती है मलेरिया में। मलेरिया होता है तो उसमें क्या होता है, आरबीसी का हिमोलाइसिस होता है, आरबीसी टूटने लगती है, बुखार भी बहुत ज़्यादा आता है मलेरिया में। और डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी कब इंक्रीज होती है, कौन से में डिक्रीज होती है, तो आपको पता है डब्ल्यूबीसी कब बढ़ जाती है, कैंसर हो जाता है, ल्यूकेमिया हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, और
डिक्रीज हो गई तो एड्स वगैरह में काफ़ी इम्यूनिटी आपको पता है डिक्रीज हो जाती है। तो इन बहुत सारे केस हैं ऐसे जिनमें मतलब ऊपर नीचे होती रहती है, आप सभी अपना एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे अभी। तो ये हमारे आज बेसिक पॉइंट्स थे जो आप सभी को मैं बताना चाह रही थी, क्योंकि ये सब इग्नोर कर देते हैं इन चीज़ों को, जबकि ये बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है, ऐसे तो आजकल लिखा हुआ होता है रिसिप्ट जो भी हम टेस्ट करवाते हैं उनके साइड में, बट कभी कभी ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी, कुछ हॉस्पिटल्स में नहीं मिलेगा। और जैसे आईसीयू में मॉनिटर होता है उसके ऊपर भी ये चीज़ें लिखी हुई रहती हैं, तो हम पता ही नहीं होता, जब याद नहीं है तो कैसे बताएंगे क्या कितना है इसका नॉर्मल कितना होना चाहिए। तो ये डाटा आपको नॉर्मल पता होना चाहिए। मुझसे खुद से एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में ही पूछ लिया था कितना आरबीसी का वैल्यू होता है, तो मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी। और ये जो यूनिट है ये इंपॉर्टेंट होती है, ये भी ध्यान देना जरूरी होता है। मैं आज भी कंफ्यूज हो जाती हूँ क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं लेकिन ये बेसिक जो चीज़ें हैं जो हम याद नहीं कर पाते, तो आप इसका थोड़ा ध्यान देना। ओके, सो बाय, टेक केयर। और जो भी आपको और कंटेंट बनवाना हो किसी चीज़ का तो आप मुझे कमेंट में बता देना। ओके, बाय।